हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप की बात करें उसमें हमने देखा था पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड था फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, थर्ड स्टेप था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ स्टेप में हमने देखा था कि हमने जो डिजायर जीन मिला है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, आरडीएनए। नेक्स्ट आता है होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। जब हमने होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया था तो हमारे पास तीन तरह के होस्ट मिले थे। पहला मिला था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सेकंड मिला था ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, थर्ड मिला था ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसी की बात आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक एक्स्ट्रा पॉइंट की कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आता है टर्म इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है इसको समझें। यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर की हम बात करें, एग्जाम्पल पीबीआर 322। हमने पीबीआर 322 को बहुत डिटेल में पढ़ा है। पीबीआर 322 की बात करें, एक तरह का क्या था, प्लाज्मिड था या फिर वेक्टर था। इसमें दो तरीके के रेजिस्टेंस जीन थे, एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर हम क्या करेंगे, हमने एक डिजायर जीन लिया, डिजायर जीन। इस जीन को हम क्या करेंगे, जब टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे क्या था, बाम H1, एक किसकी साइड थी, यहाँ पे बाम H1 की साइड थी। जब हम बाम H1 से इसको कट कर लगाएंगे और यहाँ पे अपने डिजायर जीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन है ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन का जीन है। जब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे, इसका फ्रेगमेंट कर देंगे तो ये यहाँ पे एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगी। उसी को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे पहले अगर हम क्या करते, एम्प्लिसिन डालते और टेट्रासाइक्लिन डालते तो इस प्लाज्मिड को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि एम्प्लिसिन के प्रति भी रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन के प्रति भी रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हमने डिजायर्ड जीन को जोड़ दिए यहाँ पे, किसके जगह पे, टेट्रासाइक्लिन की जगह, टेट्रासाइक्लिन को कट किया, यहाँ पे अपने डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, टेट्रासाइक्लिन को डालेंगे तो ये डिजायर्ड जीन, यहाँ ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन जो जीन है ये इनएक्टिव हो गया, ये अब काम नहीं करेगा। इसको टर्म देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड will lose resistance against the tetracycline due to the insertion of foreign DNA called insertional inactivation। अगर हम टेट्रासाइक्लिन की जगह पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देगा। अगर हम एम्प्लिसिन की जगह पे कट करके डालेंगे तो ये एम्प्लिसिन की जगह पे अपना लॉस कर देगा। ये होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इसी के हमें क्या करना है, इसी के आधार पे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए फॉलोइंग स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने दो वेक्टर लिया, पीबीआर 322, यहाँ पे भी क्या लेंगे, पीबीआर 300, फॉर एग्जांपल पीबीआर 322। ये पीबीआर 322 में क्या होगा, दो तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन। आपको पता है, हमने पीबीआर 322 को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। पहला हेडिंग ही हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। किसके द्वारा, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के द्वारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे, किसके द्वारा, बाम H1 के द्वारा। हम यहाँ पे बाम H1 की, ये क्या है, बाम H1 की साइट है, बाम H1 की साइट है। अब इस बाम H1 की साइट पे कट लगाएंगे। जब कट लगाएंगे तो यहाँ पे जो
टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन है ये इनएक्टिव हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे एक डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन को भी किससे कट करके निकाले हैं हम, BAM-H1 से ही कट करके निकाले हैं। अब यहाँ पे हम डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे इस प्लाज्मिड में इसमें ये जो हमने डिजायर्ड जीन को लिया है इस डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे किसकी मदद से, लाइगेज की मदद से। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। सबसे पहला कंडीशन कि ये जो जुड़ कटा है ये खुद जुड़ जाए, सेल्फ लाइगेज हो जाए। पहला कंडीशन नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये डिजायर्ड जीन हमारा जाके जुड़ जाए। जब हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ जाएगा इसको टर्म देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या टर्म देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब अगर हम यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को डालेंगे तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा। ये चीज समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक प्लाज्मिड लिया। इस प्लाज्मिड के अंदर हम क्या लगाए, कर लगाए किसके द्वारा, BAM-H1 के द्वारा। हमने डिजायर्ड जीन लिया, डिजायर्ड जीन को इसके अंदर जोड़ा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बना, या तो जो प्लाज्मिड है सेल्फ लाइगेज हो जाए, सेल्फ लाइगेज हो जाएगा, क्या बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा। इसके अंदर दोनों रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे एम्प्लिसिलिन भी एक्टिव है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी एक्टिव है। सेकंड बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है इसके अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, लेकिन एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई कट नहीं लगा है। ये एक कंडीशन हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन होस्ट सेल, अब तीन कंडीशन बनेगा। यहाँ पे भी तीन कंडीशन। सबसे पहला कि होस्ट के अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना जाए। पहला कंडीशन हमने कई बार देखा, होस्ट के अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना जाए। जब कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जाएगा तो इसके अंदर ना एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है। ऐसा होस्ट लेंगे यहाँ पे जिसके अंदर पहले से कोई प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट रहेगा। अगर प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है तो उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी नहीं होगा। तो पहला कंडीशन ये होगा कि वहां पे कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना जाए। अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट होगा। ना यहाँ पे एम्प्लिसिलिन प्रेजेंट है ना टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट होगा कि उसके अंदर क्या चला जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जो डीएनए हमारा बना था, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए बना था वो चला जाए। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसके अंदर हमने देखा था कि एम्प्लिसिलिन भी जीन एक्टिव है और टेट्रासाइक्लिन भी एक्टिव है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम्प्लिसिलिन भी प्रेजेंट रहेगा और टेट्रासाइक्लिन भी प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आता हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जीन है ये तो इसका इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये इतनी बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ पे तीन कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। किसकी मदद से, हमारे प्लाज्मिड के और डिजायर्ड जीन को जोड़ के। यहाँ पे दो कंडीशन बना, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, एम्प्लिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दोनों एक्टिव रहेंगे। लेकिन जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बनेगा उसके अंदर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति अपना रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। इसको हम किस में ट्रांसफर किए, होस्ट के अंदर ट्रांसफर किए। जब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तीन तरह का सेल बनेगा। सबसे पहला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर कोई भी ना एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगा। नेक्स्ट आएगा ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर क्या होगा, एम्प्लिसिलिन भी होगा और टेट्रासाइक्लिन भी होगा। थर्ड आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। इसी को हमें क्या करना है, अलग करना। यही हमारे क्या है, यही हमारा डिजायर प्रोडक्ट देगा। इसी को हमें सेलेक्ट करना है। अब कैसे करना है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे,
एक कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएंगे। एक प्लेट लेंगे जिसको नाम देते हैं मास्टर प्लेट। इस मास्टर प्लेट पे क्या करेंगे, इन तीनों सेल को लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब ये तीनों सेल आपस में ग्रो करेंगे। 3 सेल लिया, पूरा जितने ये सेल बने थे, ये हमारे सेल तीनों बने थे, तीनों सेल को लिया और एक प्लेट पे डाल दिया, एक कल्चर मीडियम पे हमने डाल दिया, जिसको नाम देते हैं मास्टर प्लेट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एंटीबायोटिक जीन नहीं प्रेजेंट होता, एंटीबायोटिक एब्सेंट होता है इसके अंदर। यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रो करेंगे आपस में। ये हमने क्या किया, ये सेल है जो हमने अभी बनाया था पीछे स्लाइड में, वही सेल क्या है हमने लिया और इस पूरे प्लेट पे मिक्स कर दिया, पूरी तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, इनकी अलग अलग कॉलोनी बनेगी, इन सेल्स की अलग अलग कॉलोनी बनेगी। इस प्लेट को नाम देते हैं मास्टर प्लेट। अब इस मास्टर प्लेट का क्या करते हैं, एक हम कपड़ा लेते हैं, कॉटन क्लॉथ लेते हैं, इस कॉटन क्लॉथ को बहुत धीरे से इसके ऊपर ऐसे जैसे है ऐसे चिपका दिए, ऐसे चिपका देंगे। तो इस कॉटन क्लॉथ के ऊपर हमने कॉटन क्लॉथ लिया, ऐसे कॉटन क्लॉथ, इसको समझिए कि ये क्या है, कॉटन क्लॉथ है। इसको इस तरीके से समझें, मेरे पास एक क्लॉथ है, मैं दिखाता हूं। ये हमने क्या लिया, एक कॉटन क्लॉथ को लिया, इस कॉटन क्लॉथ को धीरे से इसके ऊपर चिपका दिए। अब जब कॉटन क्लॉथ को चिपकाएंगे तो जो यहाँ पे सेल ग्रो हुआ है, एग्जैक्ट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चिपक जाएंगे इस कॉटन क्लॉथ के ऊपर। ऐसे लिया, धीरे से इसके ऊपर चिपका दिया, अब ये इसके ऊपर क्या हो गए, चिपक गए। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे प्लेट पे ले जाके ऐसे चिपका दिए। दूसरा हमने और प्लेट लिया, 2 प्लेट और लिए, इसको नाम देते हैं रेप्लिका प्लेट। इस रेप्लिका प्लेट पे जो हमने कॉटन क्लॉथ पे एक सैंपल लिया है, इस सैंपल को ले जाके ऐसे चिपका दिए। जब यहाँ से इस सैंपल पे हम चिपकाएंगे तो यहाँ से सेल क्या हो जाएंगे, कुछ सेल आके यहाँ पे भी चिपक जाएंगे, अभी यहाँ पे भी ग्रो होने लगे। एक कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम पे आपको पता है कि बैक्टीरिया कोई भी सेल होता है वो ग्रो करता है, तो रेप्लिका प्लेट पे भी क्या होंगे, ग्रो करेंगे। अब रेप्लिका प्लेट पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया रेप्लिका प्लेट। आपको समझ में आया ये बात कि एक मास्टर प्लेट लिया, मास्टर प्लेट का 2 रेप्लिका प्लेट लिया। इस मास्टर प्लेट पे जो सेल ग्रो किए हैं, इसको हम एक कॉटन क्लॉथ की मदद से यहां से लेके सेम उसका रेप्लिका बनाते हैं यहाँ पे। अब इस रेप्लिका प्लेट पे हम डालते हैं 2 एंटीबायोटिक। सबसे पहले प्लेट पे हम डालते हैं एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, इसके ऊपर एम्प्लिसिलिन एंटीबायोटिक को डालते हैं। अब एम्प्लिसिलिन एंटीबायोटिक को जब हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 3 तरह के सेल बने थे। कौन कौन से बना था, एक सेल बना था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, पहला बना था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल बना था, जिसके अंदर क्या था कि हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या था, आप देखिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या था, ना एम्प्लिसिन के प्रति रेजिस्टेंस था, ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था। पहला सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें एम्प्लिसिन के प्रति भी नहीं है और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट था हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर क्या था कि एम्प्लिसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस था और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी। एम्प्लिसिन के अगेंस्ट भी था और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी था। थर्ड हमारा था ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर क्या था, हमारा एम्प्लिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो था लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट नहीं था। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। अब हम क्या करेंगे कि
जो हमारा रेप्लिका प्लेट बना है एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम, यहाँ पे जब हम एम्प्लीसिन डालेंगे तो सबसे पहले एक सेल मर जाएगा। कौन सा सेल मरेगा? ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला सेल था ये मर जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला सेल मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसके में क्या है, एम्प्लीसिन के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये चीज समझें। हमने एम्प्लीसिन मीडियम लिया, यहाँ पे ग्रो करवाया सेल को। अब यहाँ पे जो एम्प्लीसिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला था ये मर जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला मर जाएगा। अब सेकंड पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो कॉलोनी है, ऊपर वाली कॉलोनी है, सबसे ऊपर वाली ये कॉलोनी है, ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे पता चला? जब हमने एम्प्लीसिन मीडियम पे ग्रो करवाया तो ये जो रेड सेल था ये सेल क्या हो गया, मर गया। ये सेल क्या हुआ, ग्रो नहीं किया, ये सेल मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था उसी के अंदर क्या था, एम्प्लीसिन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था। और ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट में भी एंटीबायोटिक था एम्प्लीसिन के अगेंस्ट, और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट के अगेंस्ट भी क्या था, यहाँ पे एम्प्लीसिन के प्रति रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेप्लिका प्लेट बना है इसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन वाला जो ये तो मर गया है, ये पहले मर गया है, ये जो सेल था ये पहले ही मर गया। क्यों? ये कौन सा था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला था। अब यहाँ पे जब हम टेट्रासाइक्लिन को डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेल मर जाएगा, ये सेल मर जाएगा। अब ये सेल मर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट है। कैसे पता चला है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट के अंदर ही क्या है, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया है। टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है। ये भी मर जाएगा, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट था वो भी मर जाएगा। ये कौन सा सेल हो जाएगा, यहां से कौन सा पता चल रहा है, ये कौन सा सेल है, ये है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। यहां से हमें मिला फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। अब यहां से हमें पता चल गया कि ये जो वाला जो सेल है यही क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट सेल है। क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट सेल है। इसी को हमें आगे ग्रो करवाना है। दो चीज समझ में आए यहाँ पे। हमने सबसे पहले एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम लिया, यहां से हमें कौन सा सिलेक्शन हुआ, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया कि यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। इसके बाद हमने क्या किया, इस को टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करवाए। टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे जब ग्रो करवाएंगे यहाँ पे ये सेल भी मर जाएगा। इससे पता चलता है कौन सा सेल है, रिकॉम्बिनेंट सेल है। इसी सेल की हमें जरूरत है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि सर जब ये हमें रिकॉम्बिनेंट सेल हमारा यहाँ पे मर गया तो आगे हम ग्रो करवाएंगे इसको, आगे हम इसको ग्रो कैसे करवाएंगे, हमें जरूरत तो इसकी थी, ये तो यहीं पे मर गया। हमें किसकी जरूरत थी, इस रिकॉम्बिनेंट वाले सेल की जरूरत थी, लेकिन ये तो मर गया। अब इसको हम ग्रो आगे कैसे करवाएंगे, ग्रो यहां से हम करवाएंगे। अब यहां से हमें जब पता चल गया कि यही रिकॉम्बिनेंट वाला सेल है, यहां से हम इसको क्या करेंगे, कट करके यहां से कुछ सेल को बाहर निकाल लेंगे, इसको फ्रेश कल्चर पे क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे। यही क्या होता है, हमारा सिलेक्शन होता है। कैसे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ये बातें समझ में आई, बहुत आसान था। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक मास्टर प्लेट लिया, मास्टर प्लेट पे जो हमारे तीनों सेल बने थे उनको ग्रो करवाया, उनका रेप्लिका प्लेट बनवाया। रेप्लिका प्लेट पे हमने सबसे पहले क्या डाला, एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम। एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम से हमारा क्या मिला, ट्रांसफॉर्मेंट सेल मिल गया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। अब ट्रांसफॉर्मेंट सेल यहाँ पे दो थे, एक था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ इसको हम किस पे ग्रो करवाए, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम से हमें क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट सेल की, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मास्टर प्लेट से फ्रेश सेल लेंगे, इसको फ्रेश कल्चर पे ग्रो करवाएंगे। ये तो हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से हम कैसे
ट्रांसफार्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को अलग करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस जीन इज डिफिकल्ट टू बिकॉज इट रिक्वायर स्टिमुलेशन प्लेटिंग ऑन दी टू डिफरेंट प्लेट। क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 प्लेट ग्रो करवाना पड़ता है। Therefore alternative selectable marker we have developed। यहाँ से क्या होता है कि कभी कभी डिफिकल्टी होती है कि जो हमारा सेल लिया है ये सेल अलग अलग जगह पे चले गए, तो हमें देख नहीं पाते कि कौन सा ट्रांसफार्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफार्मेंट है। इसके लिए एक अलग हमें अल्टरनेटिव मीडियम में ग्रो करवाए हैं। कौन सा होता है, सिलेक्शन बाय ट्रांसफार्मेंट 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड 1 लैग जेड जीन। किसके द्वारा? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के द्वारा, एक लैग जेड जीन के द्वारा। अब इसको कैसे देखते हैं, इसमें कैसे सिलेक्शन करते हैं इसको समझें। हमारे पास 3 तरह के सेल मिले। पहला नॉन ट्रांसफार्मेंट सेल, सेकंड था ट्रांसफार्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, थर्ड था ट्रांसफार्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये 3 सेल हमें मिले। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर किए, हमें 3 तरह के सेल मिला। अब जो हमारा ट्रांसफार्मेंट है विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट था, ट्रांसफार्मेंट विथ है नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसके अंदर जो लैग जेड जीन था, लैग जेड जीन ये एक्टिव था। इसको एक ऐसे समझे, एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, लैग जेड जीन होता है। ये लैग जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ब्लू कलर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ब्लू कलर में कन्वर्ट करने का यहाँ पे क्या होता है, लैग जेड जीन होता है। लैग जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ब्लू कलर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिजायर जीन को जोड़ा है, तो जो लैग जेड जीन होता है इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। लैग जेड जीन का क्या हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। जब इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ये जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसको सेम इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंटीबायोटिक जीन भी प्रेजेंट होता है, एम्प्लिसिन भी प्रेजेंट होता है, इसमें एक एम्प्लिसिन भी प्रेजेंट होता है। तो एम्प्लिसिन की मदद से हम क्या करेंगे, एम्प्लिसिन की मदद से हम पहले ट्रांसफार्मेंट सेल को अलग कर लेंगे, ट्रांसफार्मेंट और नॉन ट्रांसफार्मेंट को अलग कर लेंगे। हमें पता चल गया कि ये नॉन ट्रांसफार्मेंट है, सेम उसी प्रोसीजर से, और ये दोनों क्या है, ट्रांसफार्मेंट सेल हैं। ये दोनों क्या है, ट्रांसफार्मेंट सेल। अब इस ट्रांसफार्मेंट सेल में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जो जीन है वो इनएक्टिव हो गया। जब इसको हम कल्चर मीडियम पे डालेंगे तो यहाँ पे जो लैग जेड जीन है, ये लैग जेड जीन क्या है, ये क्या करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर क्या है, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, लैग जेड जीन एक्टिव रहेगा। और ये लैग जेड जीन जब एक्टिव रहेगा क्या करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जिसके अंदर क्या है, हमारा डिजायर जीन जुड़ा है, उसके अंदर क्या हुआ, लैग जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। जब लैग जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये क्या रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो उसके अंदर क्या रिकॉम्बिनेंट है वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हमें पता चलेगा कि ये क्या है, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट है। इसको हम अलग कर लेंगे और फ्रेश कल्चर मीडियम पे इसको ग्रो करवाएंगे। ये तो हो गया 1 जीन एंड 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के द्वारा। ये दोनों बात समझ आए, सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट। ये तो हमें क्या हो गया, यहां से हमें सेल मिल गया। अब इस सेल को हम ग्रो करवाएंगे, सेल को क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। अब हमें क्या करना है, फॉरेन प्रोडक्ट चाहिए। सेल ग्रो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सेल लिया, सेल के अंदर कोई मान ले ह्यूमन जीन को ट्रांसफर किया।
ह्यूमन जीन को ट्रांसफर किया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ह्यूमन जीन को जब ट्रांसफर करेंगे, यहां से क्या हुआ, ये हमारा मिल गया ट्रांसफार्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, इसको अलग कर लिए। अब यहां से इसको ग्रो करवाएंगे, आरएनए बनेगा सेल के अंदर, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन चूंकि दूसरे सेल के अंदर बन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। होस्ट सेल के अंदर बन रहा है, इसको नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसको ग्रो करवाए, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोसेस होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को हमें क्या करना है, अलग करना है। ये क्या होता है, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर अगर हो रहा है हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर, अगर ये हमारे खुद के अंदर प्रोटीन बनता है तो क्या होता है, केवल प्रोटीन होता है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, हमारे से बाहर बन रहा है, किसी दूसरे सेल में बन रहा है, वो क्या कहलाता है, हेट्रोलॉगस होस्ट में बना है, इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये पूछा भी गया है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट आता है, टू नो द बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ। अब इसको जो हमें सेल मिला है, इसको हम लार्ज स्केल पे ग्रो करवाएंगे। क्या करवाएंगे, लार्ज स्केल पे ग्रो करवाएंगे। लार्ज स्केल पे ग्रो करवाने के लिए क्या होता है, हमारे पास बायो रिएक्टर होते हैं। इन बायो रिएक्टर का साइज बहुत बड़ा होता है, 100 लीटर से 1000 लीटर के होते हैं। इसके अंदर हम इस सेल को ग्रो करवाएंगे। लेकिन ग्रो करवाने के पहले हम क्या करते हैं, इसका स्मॉल लेवल पे टेस्टिंग करेंगे। हम क्या लेंगे, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में इनकी टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लें हमें डायरेक्ट लार्ज लेवल पे ग्रो करवा देंगे, तो यहाँ पे मान लें ये सही से ग्रो नहीं कर पाया, या फिर इसके अंदर कोई डिफिकल्टी है, हमारा आरएनए सही नहीं बन पाया, या फिर प्रोटीन सही नहीं बन पाया, हम जो डिजायर प्रोडक्ट चाहते थे वो नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, अगर हम लार्ज स्केल पे ग्रो करवाएंगे तो ये अगर नहीं सही प्रोडक्ट हमें मिला तो ये तो खराब हो जाएगा। अगर 1000 लीटर का मीडियम कल्चर खराब हो गया, इसको फेंकना पड़ा, तो जो कंपनी बनाएगी उसका तो बहुत नुकसान होगा। तो कंपनी क्या करती है, इसको पहले स्मॉल लेवल पे ग्रो करवाती है। स्मॉल लेवल पे कैसे ग्रो करवाती है, इसको 10 ml 15 ml टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाती है। इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेती है, सबसे पहले अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग मीडियम पे इसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। यहां से क्या होता है, पता चलता है कि ये जो हमारा कल्चर मीडियम है, या जो हमारा सेल है, किस टेम्परेचर पे, जैसे कि मान ले रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करवाए, इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 35 पे करवाए। तो अलग अलग टेम्परेचर पे इसको pH 5 पे करो, pH 6, pH 7, किस pH पे, किस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहा है, किस पे मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहा है, उसी को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इसे टैंक में डालेंगे। इसको लेंगे और इसे टैंक में डालेंगे। अब यहाँ पे इस टैंक में डालेंगे, यहाँ पे लार्ज स्केल पे ग्रो करेगा। तो ये कर रहा है, टू नो द बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ, टू नो द हाउ द प्रोडक्ट इज आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम यहां से ये भी पता लगाएंगे कि कैसे, यहां से कि कैसे हमारा सेल तो ग्रो हो गया, इसके अंदर सेल तो ग्रो हो गए हैं, सेल तो ग्रो हो गए हैं, सेल बहुत सारे सेल यहाँ पे ग्रो हो गए हैं। लेकिन इस सेल को हम आइसोलेट कैसे करेंगे, सेल तो ग्रो हो गए, बहुत सारे यहाँ पे हमारे सेल ग्रो हो गए हैं, लेकिन इस सेल को हम आइसोलेट कैसे करेंगे, किस टेम्परेचर पे, किस पीएच पे मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहा है, इन सबको यहां से पता लगाएंगे। उसके बाद हम किसको लार्ज स्केल पे ग्रो करवाएंगे। अब लार्ज स्केल पे ग्रो करवाने के लिए बाय यूजिंग ए बायो रिएक्टर, किसके द्वारा हम ग्रो करवाते हैं, बायो रिएक्टर के द्वारा। आप 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी, किसके द्वारा, 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी के द्वारा इसको ग्रो करवाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टायर टैंक बायो रिएक्टर, जो स्टायर टैंक बायो रिएक्टर होता है,
ये एक तरीके का बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर बहुत सारे तरह के होते हैं, उसमें से एक नाम है स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर। कॉमनली यही यूज होता है इंडस्ट्रीज में। इसमें भी सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, द स्टार्ड फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग ऑफ एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है कि एक बायोरिएक्टर होता है, इस तरीके का टैंक होता है, इसके अंदर एक मोटर लगा होता है। मोटर के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड क्या करते हैं, जैसे जैसे मोटर घूमता है उसके साथ ये जो ब्लेड लगे हैं ये ब्लेड भी घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर सेल है, इस सेल प्रॉपर घूमते रहे। यहाँ पे हमने कल्चर मीडियम भर दिया। कल्चर मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर हमारा जो सेल है वो प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे भर दिए। अब वो प्रॉपर घूमता रहेगा, जब ये प्रॉपर घूमेगा आपस में मिक्स होता रहेगा तो इसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहेगा। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, जो कल्चर मीडियम है, वो हर सेल को प्रॉपर मिलता रहेगा। इसलिए इसमें क्या लगाए जाते हैं, फ्लैट ब्लेड इम्प्लेयर लगाए जाते हैं। क्या, फ्लैट ब्लेड इम्प्लेयर। इसके अंदर एक मोटर भी प्रेजेंट होता है, एक फोम ब्रेकर भी होता है। जब जैसे जैसे ये क्या होगा, जो इम्पलर है घूमेगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे झाग बबल आ जाएंगे, ऊपर छोटे छोटे बबल आ जाएंगे। अब ये बबल क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए अगर बबल आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हर सेल को नहीं मिल पाएगी। इसको तोड़ने के लिए एक फोम ब्रेकर भी लगा होता है। यहाँ पे एक फोम ब्रेकर भी लगा होता है। यहाँ पे एक और लगा होता है, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। पीएच यहाँ पे अंदर कितना पीएच है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक और कंट्रोलर लगा होता है, जिसका होता है नाम होता है एसिड बेस पीएच कंट्रोलर। क्या, एसिड बेस पीएच कंट्रोलर। यहाँ पे स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन एक और पॉइंट होता है, जिसको नाम देते हैं स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन क्या होता है, जब कल्चर मीडियम हमें भरना होता है, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा टैंक है, स्टैंड टैंक है, इसके अंदर में बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है। अब जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टीम को सप्लाई करेंगे। स्टीम को सप्लाई करके क्या होंगे, अगर इसके अंदर कोई पायलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम मार देंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी के साथ ग्रो करेगा तब तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टीम को सप्लाई करते हैं, जिससे इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ना प्रेजेंट हो। एक मोटर लगा होता है, मोटर का काम क्या होता है, इस जो ब्लेड होता है उसको कंटिन्यूअस घुमाते रहें, जिससे क्या हो, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होते रहे। नीचे से क्या करते हैं, स्ट्राइल एयर को भी सप्लाई करते हैं। स्ट्राइल एयर सप्लाई करेगा तभी यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन में, दिस स्टायर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। क्या करता है, बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बना रहेगा, तभी जो हमारा सेल है वो प्रॉपर ग्रो कर पाएगा। ये होता है स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉमेनक्लेचर की कहाँ पे कौन क्या लिखा हुआ है। ये होता है कल्चर ब्रोथ। कल्चर ब्रोथ मतलब होता है एक कल्चर मीडियम को कंटिन्यूअस घुमाने का काम करता है। जो कल्चर होता है वहां पे क्या हो, सॉलिड ना बन जाए, उसको करने घुमाने के लिए क्या होता है, कल्चर ब्रोथ। नेक्स्ट आता है स्प्रेक्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, ये भी सेम उसी तरीके का रिएक्टर होता है, बायोरिएक्टर होता है, एक टैंक होता है। इसमें केवल एक डिफरेंस होता है, इसके अंदर एक बबल, यहाँ पे हम नीचे से स्टाइल एयर ट्रांसफर करते हैं। जब स्टाइल एयर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। छोटे छोटे बबल बन जाते हैं, उन बबल को क्या होता है, इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के एरिया को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रेक टैंक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। छोटे छोटे बबल से क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये होता है स्प्रेक्ड स्टायर्ड बायोरिएक्टर। दो बायोरिएक्टर, एक स्टिक्ड बायो सिंपल बायोरिएक्टर, एक स्टैक्ड बायोरिएक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमें क्या हो गया, यहाँ पे सेल किए, क्या किए, बहुत सारे सेल
ग्रो हो गए, बहुत सारे सेल हमारे ग्रो हो गए। अब इन सेल को क्या करना है हमें, सेल से हमारा जो प्रोडक्ट है, सेल से जो हमारा प्रोडक्ट है, इस सेल को तो हम डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे, हमें क्या सप्लाई करना है, सेल का प्रोडक्ट सप्लाई करना है। जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, तो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करना है। उसके लिए हम लाते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमने ग्रो करवाया बायोरिएक्टर में सेल को, उसमें से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। अब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेपरेशन का ही मेथड होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब आप हायर क्लास में जाएंगे वहां पे आता है कि किस, जैसे कि वैक्सीन के लिए अलग मेथड होता है, एंटीबायोटिक के लिए अलग होता है, तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका अलग अलग मेथड होता है क्या, सेपरेशन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमने प्रोडक्ट को सेपरेट किया उसको प्योरीफाई करेंगे, उसके अंदर कोई भी गंदगी ना हो, क्या हो, कोई भी गंदगी ना हो, कोई फॉरेन प्रोडक्ट और ना हो, वो क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। जो ये हमारा प्रोडक्ट मिला है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है। अब ये बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह, बहुत ज्यादा दिन तक क्या होता है, सही नहीं रह सकता है। अगर इसको हमें लंबे समय तक रखना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव की मदद से हम क्या करते हैं, इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। उसका क्या होता है, फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। इन तीनों प्रोसेस को मिलाकर क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या नाम देते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आता है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज जो हमने किसमें ग्रो करवाया है, टैंक में, बायोरिएक्टर में ग्रो करवाया, उसको कहते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज। द प्रोडक्ट हैज टू बी subjected to be a series of process before it are ready for the marketing and finish the product it include। क्या होता है, हमें मार्केटिंग के पहले, हमें मार्केट में भेजने के पहले कुछ सीरीज ऑफ स्टेप को करना पड़ता है। कौन कौन से, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेटिव को मिलाना है। ये क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है पॉइंट, टू टाइप ऑफ कल्चर। ये हमने क्या अभी तक क्या देख लिया, सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को अलग करना सीखा, उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करवाए। बायोरिएक्टर में दो तरह के, स्टेट टैंक और स्टेगर टैंक बायोरिएक्टर। नेक्स्ट हमने देखा टू टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम। यहाँ पे दो तरह के कल्चर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है बैच कल्चर सिस्टम। बैच कल्चर सिस्टम में क्या होता है, जो हमने बायोरिएक्टर लिया है, इस बायोरिएक्टर में केवल एक बार में ही क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम को, जैसे हमें क्या करना है, 1000 लीटर कल्चर को ग्रो करवाना है। अब 1000 कल्चर को क्या कर, लीटर कल्चर को एक साथ हम बायोरिएक्टर में भर देंगे। अब इसको ग्रो करवाएंगे। इसमें जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, होस्ट सेल हमारा ग्रो करेगा, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे कल्चर मीडियम खत्म हो जाएगा। जब कल्चर मीडियम खत्म हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल अंतिम में बचेगा उसको हम निकाल लेंगे, इस सेल को एक अलग से निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हमने बायोरिएक्टर में कल्चर मीडियम लिया है, 1000 लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 लीटर लिया। अब 1000 लीटर का ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेगी, बैक्टीरिया ग्रो करेगी, इस कल्चर मीडियम को कंज्यूम करेगी। मान ले रहे हैं यहाँ पे कितना बचा, 200 लीटर यहाँ पे कल्चर मीडियम बचा। उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इस 800 लीटर को निकाल लेंगे। इस 800 लीटर कल्चर मीडियम को निकाल लेंगे जहां पे बैक्टीरिया ग्रो करी है। यहाँ से क्या करेंगे, और फ्रेश कल्चर मीडियम को यहाँ पे ग्रो करवा देंगे और डाल देंगे, जिससे क्या होगा, फिर से ग्रो करने लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है, एक्सप्लोसिव मीडियम में ग्रो करती रहती है, होता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। और यहाँ पे क्या होता है, बैच कल्चर मीडियम। बैच कल्चर मीडियम में एक बार हमने कल्चर मीडियम डाला, वहां पे जितने सेल हैं ग्रो किए, उसको निकाल लिए, उसका हमने क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया, वहां से प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट में एक बैच बनाया और मार्केट में भेज दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस से हमें ग्रो करवाते रहते हैं, कंटिन्यूअस हमारा प्रोडक्ट निकलता रहता है, ये होता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम।
अब इसी को पॉइंट में समझ लेते हैं बैच कल्चर में क्या होता है। इन दिस कल्चर द मीडियम इज टेकन ओनली वन टाइम, एक केवल हम एक ही बार मीडियम लेते हैं, जितना भी लेना होता है केवल एक बार मीडियम लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम सिस्टम। इसमें क्या है, दिस इन दिस कल्चर द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट ऑफ वन ऑफ साइड व्हाइल द फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड। यहाँ क्या करते हैं, एक साइड से तो हम ड्रेन करते रहते हैं और दूसरे साइड से फ्रेश कल्चर मीडियम को ऐड करते रहते हैं। इन दिस कल्चर सेल्स आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव या फिर लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो मोस्ट एक्टिव कंटिन्यूअस इस तरीके से ग्रो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले लॉग फेज आएगा, आप लोग पढ़े होंगे ग्रोथ फेज में जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, पहले धीरे धीरे ग्रो करेंगे, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आता हमारा यहाँ पे कि एकदम ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो लॉग फेज आता है, फिर एक्सपोनेंशियल, उसके बाद ये ग्रोथ करना बंद, क्योंकि जब कल्चर मीडियम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम कंटिन्यूअस फेज कल्चर देंगे तो ये कंटिन्यूअस है एक्सपोनेंशियल ग्रो करते रहते हैं। ये होता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। ये हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी पूरा समाप्त। अब इसके बाद हमारा बचता है एप्लीकेशन पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। अगर हमने बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, ओल्ड बायोटेक है और मॉडर्न बायोटेक। मॉडर्न बायोटेक में RNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर हमने देखा टूल्स के बारे में, देयर आर 4 टूल्स है। फर्स्ट है एंजाइम होता है, सेकंड हमारा वेक्टर होता है, थर्ड हमारा होस्ट सेल होता है और फोर्थ हमारा डिजायर्ड DNA होता है। फिर हमने देखा था कि कैसे हमें ग्रो करवाते हैं, हम होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफर करते हैं, हमने कैसे वेक्टर को बनाते हैं, हम देखे थे एंजाइम के बारे में। एंजाइम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें डिजायर्ड जीन को कट करके अलग निकालते हैं। फिर हमने आज देखा था कि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को अलग कैसे करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। फिर हमने देखा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमें प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। फिर हमने देखा 2 तरह के कल्चर मीडियम, बैच कल्चर मीडियम और कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। ये पूरा हो गया हमारा बायोटेक समाप्त। अब बायोटेक के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक बायो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसका PDF। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।